18 में आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, सीधा सिंपल सा कि आपको क्वेश्चन बताया गया है कि एक वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र होगा, उस केंद्र से एक जीवा है, उस जीवा को मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवा पे लंब होती है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि सीधी सिंपल से प्रूव करने वाली बात ये हो गई कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या था उसको हमने लिख लिया। ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी जीवा है और ओ ए ओ बी त्रिज्या का काम करेंगे। तो साथ ही साथ हमको सिद्ध करना था ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, हमें प्रूव करना था। रचना ये किया कि ए को ओ से मिला दिया और बी को ओ से मिला दिया। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। दो त्रिभुज कौन कौन से बन गए, ओ एम त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम। यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। अब में दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ ए बराबर लिख सकते हैं ओ बी के, बोल देना क्यों भाई, बोल देना रेडियस ऑफ दी सर्कल, दोनों रेडियस हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ओ एम बराबर ओ एम, क्यों, ये कॉमन है, ये बोल देना कॉमन है। और ये क्यों, बोल देना रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या है। और साथ ही साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के हो जाएगा। क्यों, बोल देना कि यहाँ पे जो इसका ये ए बी का मध्य बिंदु एम था, तो एम को ओ से मिलाएंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए एम बराबर एम बी, इस त्रिभुज का ए एम और इस त्रिभुज का एम बी के बराबर हो जाएगा। तो बोल देना भैया ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया है, इसके कारण हमने लिख लिया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ एम बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी ओ एम की। ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों भाई, बोल देना साइड कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा, क्योंकि ये भी साइड था, ये भी साइड था और ये भी साइड था, ये तीनों साइड होने के कारण हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ एम बी की, क्यों, बोल देना CPCT कारण लिख सकते हैं। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर लिख सकते हैं तो हम ये लिख सकते हैं एंगल, ये वाला एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी, ये दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए हम लिख सकते हैं, क्यों भाई, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, अभी हमने तो प्रूव किया था, ये दोनों आपस में बराबर होने के कारण हम लिख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल ओ एम ए हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसके बाद में एंगल ओ एम ए बराबर हो गया 180/2, तो हो जाएगा ये 90 डिग्री। यानी कि एंगल ओ एम ए बराबर क्या हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे एंगल ओ एम ए को 90 डिग्री प्रूव किया, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि ये ओ एम परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, अब ये वाली बात यहाँ पे लिख देंगे, तो अतः अब हम ये लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया भैया। तो यही प्रूव करना था, ये उसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करना है। यानी कि आपको यहाँ पे टेबल दे रखा है, का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इस टेबल में आपको ये बताया गया है कि 16 व्यक्ति मतलब 16 व्यक्ति ऐसे थे जिनको कितना वेतन मिलता था, 3000 मिलता था, और साथ ही साथ 12 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 4000 वेतन मिलता था, 10 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 5000 वेतन मिलता था, ऐसे थे जिनको 3000 रुपये मिला। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो हमारे टोटल अमाउंट हो जाएगा। 16 व्यक्तियों को दिया गया तो यहाँ पे हो जाएगा 48,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 4-4 हज़ार रुपये मिला, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। 12 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 3-3 हज़ार रुपये मिले थे, तो टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनके 16 व्यक्तियों में, तो इतना हो गया। इसी प्रकार से सबको यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि हम डायरेक्ट इनका और इसका इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते गए तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कुल वेतन। अगर की बात करेंगे भाई, जो पूरे 60 व्यक्ति थे, 60 कर्मचारी थे, 60 कर्मचारियों में कुल कितना वेतन बांटा गया, तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे जो आपका आंसर आएगा 305,000, ठीक है। ये आपका इतना रुपए कितने व्यक्तियों में बांटा गया, इतना आपको बांटा गया 3,05,000 रुपये। टोटल 60 कर्मचारियों में कितने रुपए बांटे गए, टोटल 3,05,000 रुपये बांटे गए हैं 60 कर्मचारियों में। यानी कि टेबल में आपको दे रखा था, यहाँ पे वेतन की लिस्ट दे रखी थी और यहाँ पे कितने कर्मचारी को मिले हैं, ठीक है। यानी कि उस कंपनी ने 60 व्यक्तियों पे
कितना खर्चा किया था, कितना वेतन दिया था 60 व्यक्तियों को, 3,05,000 रुपये दिए थे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या, बताइए जो वेतन दिया गया था वेतन का माध्य बताना है। वेतन का माध्य क्या होता है, वेतनों का कुल योग, वेतन जो दिया गया था कुल वेतन बटे कर्मचारियों की संख्या। इसको फार्मूला में अगर हम रिप्रेजेंट करें, यानी हमको माध्य निकालना है, माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि यहाँ पे जो एफ एक्स है एफ एक्स का योग यानी कि कुल वेतनों का योग, और साथ ही साथ यहाँ पे समेशन ऑफ एफ का मतलब होता है जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों की संख्या। कुल वेतन के योग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, यानी कि ये होता है एक्स, ये आपको एक्स दे रखा है और ये एफ दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको प्लस कर देंगे, बोलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी कि एफ जिसके सामने ये लग जाता है, ये उल्टा एम दिख रहा ना, ये एम ऐसा होता है, एम को ऐसा टेढ़ा बना दिया। ठीक है, तो एम को ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है जिसके सामने लग जाएगा उनको सबको प्लस करके लिख देना ही समेशन कहलाता है। ये ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, आपको समझना है, ये ग्रीक वर्ड होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं समेशन ऑफ। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ है और समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स है, यानी कि एफ एक्स का जो मल्टीप्लाई किया था आपने इस सबको प्लस कर देना, वो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, और इसका जो समेशन ऑफ एफ है जो एफ वाला है उसको सबको प्लस कर देंगे, उसको बोलेंगे समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला, ये जो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू रख देंगे, सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए, तो अब समेशन ऑफ एफ एक्स हमारा कितना आया, तो यहाँ पे आ गया 3,05,000, यानी कि 3,05,000 रुपये ये आया था कुल वेतन, और वहाँ पे व्यक्तियों की संख्या यानी कि समेशन ऑफ एफ कितना था 60। इसको आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे होगा 2 5 जा 10, यहाँ पे होगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसके बाद ये 0। ठीक है, इतना आ गया, इसमें अभी बट्टे कितना है 3। अब इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 8 जा 24, यहाँ पे बचा 1, 3 3 जा 9, बचा कितना 1 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 आया, फिर 0.33 जा 9। अब ऐसा आपका कंटिन्यू चले जाएगा, तो यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 50,833। ये आपका समांतर माध्य हो गया, यानी कि वेतन का माध्य कितना हो जाएगा, वेतन का माध्य बराबर हो जाएगा 5,083.3 रुपये। ठीक है, ये आपका रुपए में फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 20 में आपको दे रखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत, यानी कि अगर AC बराबर BD हमको दे रखा है तो इसको प्रूव करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत होगा, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे दिया गया है ABCD क्या है हमारा, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है, चतुर्भुज जो ABCD है वो कौन सा चतुर्भुज है, तो बोल देंगे वो समांतर चतुर्भुज है। ये पता है समांतर चतुर्भुज कभी आयत नहीं हो सकता है, बट उसमें बोला कि समांतर चतुर्भुज जो था उसके डायगोनल को मान लो कि डायगोनल उसके बराबर है, तो प्रूव करो कि वो आयत होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम बता सकते हैं अगर उसने समांतर चतुर्भुज को थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया है तो वो चेंजेस हुआ है, चेंजेस के कारण ही वो आयत हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसको हमको समझाना है, तो ये पूरी प्रोसेस से मैंने यहाँ पे समझा रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। समांतर चतुर्भुज का जो एक एंगल है वो अगर 90 डिग्री आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि ये समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत हो जाएगा, यानी कि ABCD क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। दो ट्रिंगल थे, दो ट्रिंगल लिया, ट्रिंगल कौन कौन से लिया, ट्रिंगल ABD और ट्रिंगल ABC में। ये ABD ट्रिंगल कौन सा है, ABD ये ट्रिंगल, और साथ ही साथ ABC ये वाला ट्रिंगल और ये वाला ट्रिंगल हमने दोनों लिया। इन दोनों में हमको सर्वांग समता बतानी है। सर्वांग समता मैंने आपको 5 टाइप के समझाए थे। ठीक है, वो क्या क्या होता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अगर कोई भी दो ट्रिंगल सर्वांगसम हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दो ट्रिंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम बता दिया है। ठीक है, इसी कारण हम उसको लिख सकते हैं। तो इसी कारण हमने क्या किया, ABD और ट्रिंगल ABC में हमने बोला कि भाई AD बराबर BC है। देखिए AD बराबर BC क्यों बोल देना कि जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की साइडें होती वो एक दूसरे के बराबर होती, इसी कारण ये दिया गया था हमें, तो इसी कारण हम इसको लिख लिया, यानी कि दिया था या तो बोल दो ज्ञात था। ठीक है, तो AB बराबर AB तो बोल देना उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है,
बी डी बराबर ए सी क्यों लिखा है, तो बोल देना बी डी बराबर ए सी इसलिए है क्योंकि बोल देना ये दोनों विकर्ण थे, विकर्ण आपस में बराबर हमको क्वेश्चन में पहले से दे रखा था, इसीलिए हमने बी डी बराबर ए सी लिखा है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो भाई सर्वांगसमता का कारण क्या था, बोल देना साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, यानी कि भुजा 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 सर्वांगसमता के थ्रू त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल बी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। बोल देना क्यों भाई, बोल देना सीपीसीडी के कारण ये दोनों एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। आसन्न कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं उसी को बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक है, ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों भाई, बोल देना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी कारण ये दोनों एंगल को हमने 180 डिग्री के बराबर लिख दिया। अब हमें यह पता है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में बराबर थे, तो एंगल ए को ए लिखा और एंगल बी को हम एंगल ए लिख दिए। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2 एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए बराबर 90 डिग्री आ गया, यानी कि अब क्या हो गया, एंगल ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ए भी 90 डिग्री हो जाएगा और साथ ही साथ एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम ये कह देंगे जो ये समांतर चतुर्भुज था अब ये हो जाएगा आयत, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि वो जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनली ये लिख सकते हैं भाई, अगर एंगल ए बराबर 90 डिग्री आ गया तो हम कह देंगे वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वह समांतर चतुर्भुज आयत कहलाता है। इसी कारण हम अब कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी होगा ये एक आयत होगा, यानी कि ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा, हमारा आयत हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा, तो बोल देना जो समांतर चतुर्भुज था उसका एक एंगल हमने 90 डिग्री बता दिया तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया।